वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज को लेकर आया हूँ। इसका नाम है बृंदा, जिसमें त्रिशा मोहतरमा लीडिंग रोल पर है। उसी तरह पृथ्वीराज के भाई भी। सीरीज के बारे में बात करें तो मस्ट वॉचेबल जरूर है। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं और उसी तरह एक बहुत ही बेहतरीन सा मैसेज भी प्रेजेंट किया है डायरेक्टर भाई साहब ने। सीरीज बहुत ही लंबी है, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट में इस सीरीज की कहानी सुना दूंगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है 1996 गंगावरम फॉरेस्ट से। इस जंगल में चिन्नी और उसका भाई साची लुका छुपी का गेम खेलते रहते हैं। साची अपनी बहन से बहुत प्यार करते रहता है और उसी तरह लकड़ियों की मदद से अपनी बहन चिन्नी के लिए एक छोटी सी डॉल को बनाया होता है। एक्चुअली एक ट्राइबल लोग होते हैं। साची का असली नाम होता है सत्या। उसी वक्त गांव में एक बंदा कुछ कारणों की वजह से मर जाता है। उस गांव का स्वामी जी गांव वालों से कहने लगता है कि देवी माँ हमारे गांव पर नाराज है, इसलिए इस बंदे की ऐसी मौत हुई। इसकी आंखें लाल है, हमें एक नरा बलि देनी होगी, तब जाके देवी माँ शांत होगी। तब यहाँ पर साची और चिन्नी आते हैं। वो स्वामी चिन्नी को दिखाकर कहने लगता है इस बच्ची को बलि देनी होगी, तभी देवी माँ शांत होगी। ये सुनने के बाद चिन्नी की माँ शॉक में रह जाती है। गांव वालों से रिक्वेस्ट करने लगती है, उनके पैर पड़ने लगती है, उस स्वामी जी के भी पैर पड़ने लगती है, लेकिन कोई भी स्वामी जी के खिलाफ नहीं जाता। चिन्नी की माँ से यही कहने लगते हैं कि तुम एक सौभाग्यशाली हो। खैर उसी रात चिन्नी को बलि देने का इंतजाम करते रहते हैं, देवी माँ की पूजा करते रहते हैं। तो मौका देखकर चिन्नी की माँ चिन्नी और साची के साथ उस गांव से भागने लगती है, लेकिन गांव वाले इस चीज को ऑब्जर्व करके इन तीनों को फॉलो करने लगते हैं। तभी उसी रास्ते से एक लॉरी जा रही होती है। चिन्नी की माँ चिन्नी को उस लॉरी में डाल देती है। एट द सेम टाइम साची मतलब सत्या उस जंगल में भटक जाता है, अपनी माँ को बुलाते रहता है। अब गांव वालों को सत्या की माँ मिल जाती है। इसको मार पीट कर गाँव के अंदर लाया जाता है। वो स्वामी जी देवी माँ की बलि देने के लिए एक और छोटी बच्ची को सिलेक्ट करता है। उस बच्ची की माँ भी बहुत गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन उस बच्ची का उस बच्ची को एक पेड़ से बांध देता है बलि देने के लिए। बेचारी उस छोटी बच्ची को जिंदा जला देते हैं और इसी तरह सत्या की माँ को भी गला काट के मार देते हैं। तभी यहाँ पर सत्या आता है। यहाँ का नज़ारा देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं और जो बच्ची जल रही होती है ना, उसे देखकर यही समझने लगता है कि इसकी बहन ही जल रही है। सारा रिचुअल खत्म होने के बाद गांव वाले अपने अपने घर पर चले जाते हैं, लेकिन बेचारा सत्या वहीं पर बैठकर बहुत रोते रहता है। बाद में सत्या को गुस्सा आकर गांव वालों के सारे घर को आग लगा देता है, उनको भी जिंदा जला देता है। जब जंगल में ये सारे घर जल रहे होते हैं, वहीं दूर से एक बंदा मंदिर के तालाब में स्नान करते हुए इस आग को देखकर ज्योति समझने लगता है। मतलब देवी माँ ने इसको ये ज्योति दिखाई। हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगता है। कस्बा सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर बृंदा नाम की एक पुलिस वाली को दिखाया जाता है। ये बृंदा और कोई नहीं चिन्नी ही होती है। इसकी एक बहन होती है जिसका नाम होता है चुटकी, लेकिन चुटकी बृंदा से बहुत नफरत करती रहती है। अपने माँ से यही कहती रहती है कि वो मेरी बहन नहीं है, तुम लोगों ने उसको गोद लिया। उससे बात नहीं करती, उसकी ये भी नहीं सुनती। और उसी तरह चुटकी के ज्यादातर लड़के ही फ्रेंड्स होते हैं। बृंदा अपने पुलिस स्टेशन में किसी से भी बात नहीं करती, बस आती अपना काम करती चली जाती। स्टेशन के बाकी लोग बृंदा के बारे में ही बात करते रहते हैं। पता नहीं ये बंदी हमेशा सीरियस क्यों रहती है, ना किसी से बात करती। अरे 2 मिनट हंस के बात कर लेती तो क्या चला जाएगा इसका। इसी पुलिस स्टेशन में सीआई सोलमन नाम का एक बंदा भी रहता है। इसके काफी सारे अफेयर्स होते हैं और उसी तरह रिश्वतखोर भी होता है। औरतों को बहुत ही नीची नज़र से देखता रहता है कि औरतें जॉब करने के लायक नहीं है, इनको तो बस घर में रहना चाहिए। इसी स्टेशन में एसआई सारथी नाम का एक बंदा रहता है। ये यही सोचते रहता है कि किसी भी तरह से इसको प्रमोशन हासिल करनी होगी। सीआई सोलमन की हर एक बात को मानते रहता है। खैर एक दिन एक बड़े से नाले में किसी बंदे को किसी की डेड बॉडी नजर आती है। पुलिस वालों को इन्फॉर्म करने पर पुलिस वाले फॉरेंसिक वाले यहाँ पर पहुँच जाते हैं। सीआई सोलमन अपनी टीम से यही कहने लगता है कि जरूर आत्महत्या होगी, कहीं पर डुबकी मारी और यहाँ पर तैरा, फटाफट से फॉर्मेलिटीज पूरी करके केस क्लोज कर दो। लेकिन जब बृंदा इस डेड बॉडी को देखती है तो इसको काफी सारी बातें पता चलती है। उसी रात एसआई सारथी बृंदा को चाय पर बुलाता है। बातों में बृंदा कहने लगती है कि उस बंदे ने आत्महत्या नहीं की, वो एक हत्या है। किसी ने उसको बहुत ही बेरहमी से मार के एक थैले में बंद करके उस थैले में ईंटें रखकर नाले में फेंक दिया। उस बंदे के बॉडी के ऊपर थैले के मार्क्स है और उसी तरह ईंटों के भी, लेकिन सारथी और बाकी लोग बृंदा की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते। दूसरे दिन पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर पुलिस वालों को बुलाकर कहने लगता है कि किसी ने इस बंदे को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। मारने से पहले इसका सर मुंडवाया, बार बार स्टैब किया। मरने के बाद इसकी लाश को एक थैले में बंद करके उस थैले में ईंटें डालकर नाले में फेंक दिया।
मतलब वृंदा ने जैसा एक्सपेक्ट किया था वो डॉक्टर उसी तरह से बोलने लगता है। इसकी बातें सुनने के बाद एसआई सारथी शॉक में रह जाता है। खैर वृंदा के टैलेंट को देखकर एसआई सारथी वृंदा को केस के डिटेल्स देने लगता है, मतलब वृंदा को भी इस केस में शामिल कर लेता है। उसके बाद ये सारे लोग रिसेंटली जो लोग मिसिंग हुए हैं वो फाइल्स चेक करने लगते हैं। अब पता करना पड़ेगा ना कि डेड बॉडी किसकी है, लेकिन उस दिन पुलिस वालों को कुछ भी क्लू नहीं मिलता। उसी रात वृंदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने घर लाकर इसको थरोली स्टडी करके दूसरे दिन एसआई सारथी से मुलाकात करके कहने लगती है कि डेड बॉडी के नाखूनों में कोयले के सैंपल्स पाए गए हैं और इसी तरह ग्रेनेड के भी। ऐसे ग्रेनेड के सैंपल्स रेलवे ट्रैक पर काम करने वाले बंदों के पास ही पाए जाते हैं या तो फिर कोल माइंस में काम करने वाले। हम सारे मिसिंग केसेस की फाइल स्टडी नहीं करनी चाहिए। जो लोग रेलवे डिपार्टमेंट से मिसिंग हुए ऐसे फाइल्स के बारे में ढूंढेंगे तो फौरन पता चलेगा कि वो डेड बॉडी किसकी है। इस तरह से उस एंगल से इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। तो फाइनली पुलिस वालों को पता लग जाता है कि मरने वाले बंदे का नाम है तिलक, जो रेलवे ट्रैक रिपेयर करने वाला बंदा होता है। इसकी बीवी और बेटी भी तिलक को पहचान कर बहुत फूट फूट के रोने लगते हैं। सोलमन सारथी से कहने लगता है कि उसकी फैमिली वालों ने उसकी शिनाख्त कर दी ना, अब क्या है, केस क्लोज कर दो। उसको किसने मारा ये सरदर्द की कहानी हमें नहीं चाहिए। लेकिन वृंदा पर्सनली इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। तिलक की लाश जहाँ पर पाई गई उस एरिया को अच्छे से सर्च करने लगती है, मतलब तिलक की डेड बॉडी कहाँ से कहाँ तक आई होगी, कैसे ट्रैवल किया होगा। तो उसी एक तालाब के पास इसको एक फेदर मिलता है, किसी परिंदे का पंख, जो दिखने में बहुत ही बड़ा होता है। गूगल में सर्च करने लगती है कि आखिरकार ये पंख किस पक्षी का है। पता चलता है कि इस पक्षी का नाम है कतायु, जो स्पेशली गोश्त और हड्डियां खाता है। और इसी तरह ऐसे पक्षी साउथ इंडिया साइड आते ही नहीं। तिलक की डेड बॉडी पर कुछ जख्म होते हैं। उन जख्मों को देखकर वृंदा समझ जाती है कि इसी पक्षी ने इसको काटा होगा। दूसरे सीन में उस किलर को दिखाया जाता है और ऐसा लगता है कि इस बंदे का कोई पक्का मकान नहीं, बहुत ही अजीबोगरीब की जगह पर रहता है ये। और इसी तरह इस बंदे के पास वो पक्षी होता है। हर रोज ये बंदा उस पक्षी को गोश्त लाकर खिलाते रहता है। इस बंदे के पास वो लकड़ी वाली डॉल होती है जो मूवी की स्टार्टिंग में चिन्नी के पास थी ना, वो वाली डॉल। इस बंदे को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं, अपने आप में बड़बड़ाता, उस गुड़िया से बात करता। खैर दूसरे दिन वृंदा उस बर्ड के बारे में सारथी को आकर बताने लगती है, लेकिन सारथी वृंदा की बात को ही नहीं सुनता। वृंदा से यही कहने लगता है कि सीए सर ने कहा ना कि इस केस को क्लोज कर दें, बस क्लोज कर दे, खत्म। लेकिन वृंदा हार माने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, उस पक्षी के बारे में जानने की कोशिश करती रहती है। दूसरी तरफ चुटकी लड़कों के साथ मिलकर गांजा भी फूकती रहती है। दूसरी तरफ वो किलर बंदा ड्राइवर अब्दुल को फॉलो करते रहता है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। 1996 रघु नाम का एक पुलिस वाला चेकपोस्ट के पास कुछ गाड़ियों की चेकिंग करते रहता है। शॉकिंगली एक लॉरी में इसको चिन्नी नजर आती है, तो रघु चिन्नी को गोद लेकर इसका नाम वृंदा रखकर इसके फैमिली के बारे में सर्च करते रहता है। प्रेजेंट डे पर वृंदा सारथी के पास आकर कहने लगती है कि तिलक को मारने का स्टाइल देखने से मुझे ये बात पता चली कि किलर ने पहली बार कत्ल नहीं किया, शायद किलर ऑलरेडी ऐसी हत्याएं कर चुका होगा। सारथी से कहने लगती है कि हम लोगों को कुछ ऐसे ही सिमिलर केसेस के बारे में फाइंड आउट करना होगा। इस तरह से डिफरेंट पुलिस स्टेशन से इंफॉर्मेशन हासिल करते रहते हैं कि रिसेंटली कितने लोगों की मौत हुई, कैसे हुई। तो 4 पुलिस स्टेशन से पता चलता है कि 4 लोगों की इसी तरह से हत्या हुई। सारथी से कहने लगती है कि मैं अकेले ढूंढने पर मुझे ऐसे 4 केसेस मिले, अगर हम एक टीम की तरह काम करके ढूंढेंगे तो पता नहीं और कितने ऐसे केसेस मिलेंगे। हत्यारा पहले अपने विक्टिम्स को सर मुंडवाता है, बाद में उनको बार बार स्टैब करके मार देता है, उस पक्षी को भी आहार देता है, बाद में डेड बॉडी को थैले में बांध करके नाले में फेंक देता है। सो वृंदा एक रिपोर्ट तैयार करके सारथी को दिखाने लगती है। सारथी सीए सॉलमन को दिखाता है। सॉलमन ये फाइल ले जाकर एसीपी को दिखाने लगता है और ऐसे जताने लगता है कि इसने बहुत ही मेहनत के साथ ये इन्वेस्टिगेशन करके पता किया। एसीपी सॉलमन से कहने लगता है कि हम लोगों को किसी भी तरह से उस किलर को पकड़ना होगा, पता नहीं ये और कितने लोगों को मारेगा। आज के बाद से तुम और सारथी सिट टीम में आ जाओ। सीए सॉलमन बेचारे वृंदा को साइड में रख देता है, इसको क्रेडिट ही नहीं देता। उसी रात हत्यारा ड्राइवर अब्दुल को ट्रैप करके उसे जख्मी करके किसी जगह पर लाकर बांध देता है। अब्दुल से कहने लगता है ना तुम मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बस चाहिए। अब्दुल कहने लगता है ठीक है, तुमको जो चाहिए वो ले लो। हत्यारा कहने लगता है मुझे तुम्हारी बस के साथ साथ तुम्हारी जान भी चाहिए। इस तरह से अब्दुल का सर मुंडवा के इसको बार बार स्टैब करके मार देता है और उसके पास जो पक्षी होती है उसको रिलीज करने पर वो पक्षी अब्दुल की डेड बॉडी को नोच नोच के खाने लगती है।
दूसरे दिन एसआई सारथी चोरी चुपके एसीपी से मुलाकात करके सब कुछ सच बताने लगता है। मतलब वही सर, इस केस की सारी इन्वेस्टिगेशन वृंदा ने किया, इसमें सीए सोलमन का कोई हाथ नहीं, वो हमेशा रिश्वत लेते रहता है। हालांकि उसने कहा था कि केस क्लोज कर दें। तो सब कुछ सच जानने के बाद एसीपी सीए सोलमन को कॉल करके कहने लगता है, देखो सोलमन, बेहतर यही है कि तुम अपने पुलिस स्टेशन में ही रहते हुए पुराने केसेस को डील करो। मैं सिट केस में वृंदा को अपॉइंट कर रहा हूँ। सिया समझ जाता है कि ये सब कुछ सारथी ने ही किया। खैर, दूसरे दिन से एक स्पेशल टीम इस केस के बारे में ही इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। उसी रात वो हत्यारा अब्दुल की लाश को थैले में बंद करके किसी तालाब में फेंक देता है। जब वहाँ से जा रहा होता है तो दो पुलिस वाले इस बंदे को देखकर इसे पूछने लगते हैं कि इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा। तो ये बंदा मासूम तरीके से सब कुछ सच बताने लगता है कि मैंने ड्राइवर को तालाब में फेंक दिया। जब पुलिस वाले वहाँ पर जाकर तलाशी लेने लगते हैं तो उस जगह पर एक गांजा मिलता है। ये देखकर ये लोग यही समझने लगते हैं कि ये बंदा गांजा फूंककर बड़बड़ा रहा है। गांजा के केस में इसको गिरफ्तार करके अपने पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। इस तरफ चुटकी अपने दोस्तों के साथ किसी पार्टी पर जाती है। उसी पार्टी में ऋषि नाम के एक बंदे से मुलाकात होती है इसकी। धीरे धीरे ये दोनों रिलेशनशिप में आने लगते हैं। दूसरे दिन वृंदा परिंदों के बारे में जानने वाले एक एक्सपर्ट के पास जाकर इस परिंदे के बारे में पूछने लगती है। ये बंदा कहने लगता है कि ये पक्षी हमारे एरिया में बिल्कुल भी नजर नहीं आता। उत्तर प्रदेश में रहने वाले केकली नाम के कुछ ट्राइबल्स है इस पक्षी को पालते रहते हैं। वो लोग ज्यादातर काली माता की ही पूजा करते रहते हैं। अगर उनकी बिरादरी में से कोई बंदा मर जाता है तो लाश का थोड़ा हिस्सा इस कताइयों को खिलाने लगते हैं। इनका ये मानना होता है कि अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो मरने वाला दोबारा पुनर्जन्म नहीं लेगा, हमेशा के लिए मोक्ष मिल जाता है उसको। ये सुनने के बाद वृंदा समझ जाती है, जिसका मतलब हत्यारा लोगों को मार के उनका गोश्त इस कतइयों को खिलाकर उनको पुनर्जन्म नहीं देना चाहता। बाद में वृंदा हेडक्वार्टर्स आकर अपने टीम मेंबर से यही सारे डिटेल्स बताने लगती है और इसी तरह ये भी कहने लगती है, अब तक जो लोग मरे उन सारे लोगों की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमको ये बात पता चलती है कि हत्यारे का नेक्स्ट टारगेट कौन है, मतलब उसका पैटर्न कैसा है। तो इसी केस के सिलसिले में वृंदा ड्राइवर अब्दुल के घर पर भी जाकर पूछताछ करती रहती है। पता चलता है कि 2 दिन से अब्दुल घर पर नहीं आया। सो अब्दुल जिस एरिया में रहता है उस एरिया की अच्छे से इंस्पेक्शन करने लगती है। मतलब उस एरिया में एक सुनसान एरिया होता है तो उसी एक जगह पर इसको कुछ ब्लड मार्क्स नजर आते हैं। उसके बाद क्या था, फटाफट से फॉरेंसिक वालों को अपनी टीम को यहाँ पर बुलाती है। ब्लड सैंपल चेक करने के बाद ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये ब्लड ड्राइवर अब्दुल का ही है, जिसका मतलब ड्राइवर अब्दुल मर गया। वृंदा अपनी टीम से कहने लगती है कि ड्राइवर अब्दुल की लाश को तलाश करो, आसपास के तालाब नालों में ढूंढो। उसी क्राइम सीन में वृंदा को एक एटीएम का स्लिप मिलता है। इसके अकाउंट नंबर को पता करने पर यह बात पता चलती है कि ये अकाउंट नंबर आनंद नाम के एक बंदे का है। जब वृंदा यही बात एसीपी को आकर बताने लगती है तो एसीपी कहने लगता है कि वो आनंद कोई आम बंदा नहीं है, वो एक ट्रस्ट को रन करता है और इसी तरह उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है। तुम ऐसे बंदे को इंट्रोगेशन नहीं कर सकती, ये बहुत बड़ा इश्यू बन सकता है। इस तरह से एसीपी वृंदा को मना करने लगता है, लेकिन वृंदा एसीपी से रिक्वेस्ट करने लगती है कि सर एक छोटी सी कोशिश करने में क्या जाता है, ये इंट्रोगेशन बस नॉर्मल रहेगी। सो एसीपी परमिशन देने पर वृंदा और उसकी टीम आनंद के पास जाकर इंट्रोगेशन के नाम पर इसको पुलिस स्टेशन पर लाते हैं। आनंद कहने लगता है कि मेरे पिताजी एक फेमस लॉयर है, कुछ सालों पहले ही वो पैरालाइज हो गए, मैं खुद उनकी देखरेख कर रहा हूँ। उसी तरह ऑफिसर्स मुझे बहुत सारे काम है, एक छोटी सी एटीएम के स्लिप के बलबूते पर मुझे आप लोग यहाँ पर ले आए। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे एक मेंबर ने उस एरिया में एटीएम का इस्तेमाल किया, वो तो एक एटीएम का पेपर है, वो कहीं पर भी हवा के जरिए से उड़ सकता है। इस तरह से आनंद इन ऑफिसर्स पर गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। वृंदा की टीम मेंबर्स भी यही सोचने लगते हैं कि खामखा हम लोगों ने आनंद पर शक किया, लेकिन वृंदा को आनंद पर ही शक होता है। हर रोज इसको फॉलो करती रहती है और इसी तरह आनंद की गाड़ी को एक जीपीएस ट्रैकर भी लगाती है। दूसरी तरफ उस हत्यारे को कुछ पुलिस वालों ने अरेस्ट किया होता है ना गांजा के केस में, तो इस बंदे से पैसे मांगने लगते हैं। इसके पास पैसे नहीं होते तो इसकी बैग में चेक करने पर वो लकड़ियों वाली डॉल मिलती है। जब वहाँ का इंस्पेक्टर इस डॉल को अपने हाथ में लेता है तो ये बंदा मतलब ये हत्यारा बच्चों की तरह रोने लगता है। तो इसकी हालत को देखकर पुलिस वाले यही समझने लगते हैं कि बहुत ही मासूम है। इस तरह से इसको उसकी डॉल देकर छोड़ देते हैं। इस तरफ आनंद को पता लग जाता है कि वृंदा इसको फॉलो कर रही है, लेकिन वृंदा को कुछ भी ना कहते हुए इसको अपने घर में आने देता है, अपने बारे में बोलते रहता है, वृंदा के सारे सवालों का जवाब देते रहता है। आनंद अपने फादर की बहुत ही केयरिंग करते रहता है। अब आनंद की बिजी शेड्यूल को देखकर वृंदा समझ जाती है कि मैं भी खामखा आनंद पर शक कर रही हूँ।
इस तरह से आनंद को फॉलो करना बंद कर देती है। सुबह होने के बाद पुलिस वालों को ड्राइवर अब्दुल की लाश मिलती है किसी तालाब में। उसी वक्त वो हत्यारा आनंद के फादर को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। जब ये बात वृंदा को पता चलती है तो वृंदा भी शॉक में रह जाती है और इसी तरह बेचारा आनंद बहुत फुट फुट के रो रहा होता है। एक रात चुटकी और उसके फ्रेंड्स गाड़ी में कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी किसी जगह पर पुलिस की चेकिंग होती रहती है। जब पुलिस वाले गाड़ी की चेकिंग करते हैं तो उनके गाड़ी में गांजा पाया जाता है। हालांकि उसी जगह पर सीए सोलमन भी होता है। तो वृंदा के ऊपर गुस्से से चुटकी और उसके दोस्तों को पुलिस स्टेशन में लाकर बिठा देता है। जब वृंदा को ये बात पता चल के यहाँ पर आती है तो उसके बहन के बारे में अनाप शनाप बातें करने लगता है। वृंदा गुस्सा आकर सीए सोलमन पर टूट पड़ती है। दूसरे दिन सोलमन एसीपी के पास जाकर वृंदा की कंप्लेंट करने लगता है। तो वो एसीपी वृंदा को 1 हफ्ते तक सस्पेंड करके सीए सोलमन को सिट की टीम में लेता है। हालांकि सोलमन यही चाहता है कि ये भी सिट की टीम में आए। वृंदा की वजह से ही ये हट गया ना। उसी रात वृंदा आनंद के पास जाकर इसको कंडोलेंस देती रहती है और इसी तरह माफ़ी भी मांगने लगती है कि मैंने खामखा आप पर शक किया, मैं जरूर किलर को पकड़ कर ही रहूंगी। जब वृंदा वापस अपने घर पर जा रही होती है तो रास्ते में एक रेलवे ट्रैक नजर आता है इसको। तो उसी जगह पर एक सीसीटीवी कैमरा भी होता है। तभी वृंदा को एक जबरदस्त आइडिया आकर वो फटाफट से सारथी को कॉल करके यही बात कहने लगती है कि रेलवे डिपार्टमेंट हर एक रेलवे क्रॉसिंग रोड पर एक सीसीटीवी कैमरा रखती है। अगर हम लोग ऐसे सीसीटीवी कैमरे को चेक करेंगे तो कुछ न कुछ सबूत जरूर मिल सकता है। इस तरह से वृंदा और सारथी पहले उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं जिस जगह पर ड्राइवर अब्दुल की डेड बॉडी मिली थी। मतलब उस एरिया के आसपास में एक रेलवे क्रॉसिंग रोड होता है। पता चलता है कि ये गाड़ी लगातार उस रूट से जा रही थी आ रही थी और इसी तरह रात को पुलिस वाले उस गाड़ी को ले जा रहे थे। मतलब वही कुछ पुलिस वाले ने उस हत्यारे को गिरफ्तार किया था ना। तो गाड़ी का नंबर हासिल करके वृंदा और सारथी उस पुलिस स्टेशन पर जाकर उस गाड़ी के बारे में पूछने पर ये पुलिस वाला कहने लगता है, हाँ उस रात हमने एक बंदे को गिरफ्तार किया था गांजे के केस में। वो बहुत ही अजीब था। मतलब उसके पास एक डॉल थी। जब हमने उसकी डॉल ली तो वो बच्चों की तरह रोने लगा। पुलिस वाले वृंदा को उस हत्यारे का फिंगरप्रिंट भी देने लगता है। जब वृंदा अपनी डेटाबेस में इस फिंगरप्रिंट को चेक करती है तो ये बात पता चलती है कि ये फिंगरप्रिंट ठाकुर नाम के एक बंदे का है और एड्रेस होता है ज्वालापुर। उसी वक्त वृंदा और सारथी ज्वालापुर जाने लगते हैं। गांव में जाकर ठाकुर के बारे में पूछताछ करने पर कोई भी बंदा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं बोल रहा होता। थोड़ी देर के बाद जनार्दन नाम का एक बंदा इन दोनों को खोपचे में बुलाकर कहने लगता है, इस गांव में कोई भी बंदा ठाकुर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा क्योंकि गांव वालों को ठाकुर के नाम से डर लगता है। यहाँ के लोग मानते हैं कि वो एक शैतान है। इस तरह से इस गांव में जो हुआ वो बताने लगता है ठाकुर के बारे में। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब ठाकुर पैदा हुआ तो इसकी माँ दुनिया से चल बसी। घर में ठाकुर की दादा और दादी ही रहते हैं। जब ठाकुर को एक स्वामी जी के पास ले जाया जाता है इसका भविष्य बोलने के लिए तो वो स्वामी जी ठाकुर के दादा और दादी से कहने लगता है कि ये बच्चा अपने पुनर्जन्म में 12 लोगों को मारा। इस बच्चे की वजह से गांव को नुकसान हो सकता है। सो बाद में गांव में जो भी घटना पेश आती वो सारा इल्ज़ाम ठाकुर पर ही डालने लगते हैं। मतलब गांव में कोई बंदा मरता या तो फिर सूखा पड़ता, बारिश नहीं होती, ठाकुर की दादी हमेशा ठाकुर को मारती पीटती रहती है बचपन से ही और इसी तरह इसको एक जानवर की तरह देखते हुए घर के बाहर ही बांधती है। बेचारा ठाकुर ऐसे ही बड़ा होने लगता है। ना किसी से खेल पाता ना किसी से बात कर पाता। एक दिन ठाकुर के दादा की मौत हो जाती है तो ये इल्ज़ाम भी ठाकुर पर ही लगने लगता है कि इसी मनहूस की वजह से ठाकुर के दादा की मौत हो गई। सो एक दिन वो गाँव वाले नेत्री नाम के तांत्रिकों को बुलाते हैं। वो सारे तांत्रिक ठाकुर को बांध के इसके साथ कुछ रिचुअल करने लगते हैं इसको बलि देने के लिए। इन्हीं के पास वो कटैयू नाम का बड़ होता है। गाँव वालों का मानना होता है कि अगर ठाकुर की बलि दे दे तो इनका गांव खुशहाली से भर जाएगा, श्राप चला जाएगा। तो वो तांत्रिक इसको मानने से पहले वो भागता हुआ अपनी दादी के पास आता है, इसकी जान बचाने के लिए कहता है। लेकिन इसकी दादी उल्टा गांव वालों के हवाले करने लगती है। गुस्सा आकर ठाकुर अपनी दादी को ही मार देता है। लेकिन बाद में पुलिस वाले इसको पकड़कर जेल में डाल देते हैं। तो ये सब कुछ सुनने के बाद वृंदा यही सोचने लगती है तो ठाकुर अब क्यों इन लोगों को मार रहा है। उसके बाद वृंदा को एक पुराना न्यूज़पेपर नजर आता है और इसमें की न्यूज़ पढ़ने के बाद इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। फटाफट से सारथी से मुलाकात करके कहने लगती है कि अब तक हम लोगों ने यही सोचा ना कि ठाकुर एक एक बंदे को मार के उनकी लाश नाले में डाल रहा है, लेकिन ठाकुर का प्लान तो कुछ और ही है। ठाकुर एक बंदे को फॉलो करके पहले उसे मार देता है। उसकी प्लेस में ठाकुर जॉब में ज्वाइन होता है। बाद में वो एक मास मर्डर्स करता है और इस चीज को एक्सीडेंट का रूप देता है। पहले ठाकुर एक राम बाबू नाम के इलेक्ट्रिशियन को मारा
उसकी प्लेस में ज्वाइन होकर एक आश्रम में इलेक्ट्रिक सर्किट करके काफी सारे लोगों को मार दिया। उस हादसे में ऑलमोस्ट 48 मेंबर्स मारे गए। बाद में फर्नांडिस नाम के एक बंदे को मार के उसकी प्लेस पर फूड कैटरिंग में ज्वाइन हुआ। जब वो कैटरिंग वाले चर्च में जाकर फूड सप्लाई कर रहे थे तो फूड पॉइजन की वजह से काफी सारे लोग मारे गए। बाद में तिलक को मार के उसकी प्लेस लेकर एक रेलवे बोगी को ही आग लगा दी। वो सारे लोग काशी को जा रहे थे और इसी तरह मुहर्रम के दिन एक नाव पानी में डूब गई और रिसेंटली इसने बस ड्राइवर अब्दुल को मारा, जिसका मतलब टागुर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। इस तरफ टागुर को दिखाया जाता है जो बस का ड्राइवर बनकर मुस्लिम पैसेंजर्स को कहीं पर ले जा रहा होता है। जानबूझ के उस बस को ब्रिज से नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग मर जाते हैं और ये बंदा टागुर बच जाता है। उसके बाद टागुर शॉकिंगली आनंद को कॉल करके कहने लगता है कि मैंने इन सारे लोगों को मार दिया। टागुर आनंद को सत्या कहकर बुलाता है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली मूवी की स्टार्टिंग में जब सत्या ने गांव वालों के घर को जला दिया था, उसी केस में ये जेल आता है। सो इसी जेल में इसकी मुलाकात टागुर से होती है जो अपनी दादी को मारा था ना। सो इन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और इसी तरह ये दोनों ये मान रहे होते हैं कि जो लोग भगवान को मानते हैं उनकी वजह से ही इनकी ये हालत हुई। जो लोग भगवान को मानते रहते हैं, सत्या उन लोगों से बहुत नफरत करते रहता है। प्रेजेंट डे पर आनंद अलियास सत्या ऐसे ही ट्रस्ट को रन करते रहता है। मतलब इसके ट्रस्ट में वही लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते। यहाँ के सारे लोग किसी न किसी वजह से पीड़ित होते हैं। खैर दूसरी तरफ चुटकी का बॉयफ्रेंड चुटकी के साथ थोड़ा बदतमीजी से पेश आने लगता है। मतलब इसके साथ कान करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चुटकी मना करने लगती है। यह बंदा जबरदस्ती करने लगता है तो वहाँ पर इसका थोड़ा इंसल्ट होता है। तब जाके चुटकी को वृंदा की बातें याद आती है। समझ जाती है कि वृंदा इसको लेकर कितना केयरिंग करती है। इस तरह से ये दोनों बहनों के बीच अच्छी खासी बॉन्डिंग बन जाती है। उसके बाद वृंदा टागुर को पकड़ने का एक जबरदस्त प्लान बनाती है। मीडिया के सामने आकर टागुर को चैलेंज करने लगती है कि टागुर पिछले जन्म में जो तुमने 12 लोगों को मारा था उनमें से मैं भी एक हूँ। अब मैं तुमको जरूर ढूंढकर मार दूंगी। मतलब टागुर का भी यही मानना होता है कि पिछले जन्म में जो लोग इसके हाथों मारे गए वो इसको मारेंगे। ये न्यूज़ टागुर सुनकर वृंदा को मारने का डिसाइड कर लेता है। उसी रात बिना सत्या को बताए वो वृंदा के घर के पास जाता है उसको मारने के लिए। अब वृंदा के घर के पास काफी सारे पुलिस वाले होते हैं टागुर का इंतजार करते हुए। लेकिन पुलिस वालों की एक छोटी सी गलती की वजह से टागुर जान लेता है कि ये सब कुछ एक ट्रैप है। फटाफट से वहाँ से भागने लगता है। सारे पुलिस वाले इसका पीछा करने लगते हैं। फाइनली टागुर वृंदा को अकेला देखकर इसको बहुत मारने पीटने लगता है। कहने लगता है क्यों हम लोगों को चैन से जीने नहीं देती तुम हमको मारना चाहती हो? नहीं, इससे पहले मैं तुमको मार दूंगा। इस तरह से जब वृंदा को मारने ही वाला होता है उसी वक्त सारथी आकर टागुर पर फायरिंग कर देता है, जिसकी वजह से टागुर की मौत हो जाती है। खैर दूसरे दिन सारे पुलिस वाले वृंदा को बहुत अप्रिशिएट करने लगते हैं। खुशियाँ मनाने लगते हैं कि फाइनली वो सीरियल किलर मर गया। जब वृंदा और सारथी टागुर की लाश को लेने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो तभी वृंदा को टागुर की बातें याद आती है कि टागुर ने कहा था हमें क्यों रोकना चाहती हो। मतलब टागुर ने हम का वर्ड इस्तेमाल किया। उसी तरह टागुर के बॉडी पर सत्या नाम का टैटू भी होता है। जब भी टागुर किसी को मारता एक अननोन नंबर से इसको फोन्स आए थे। सोचने लगती है कि गांव में तो टागुर के कोई भी बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है, शायद जेल में इसकी मुलाकात किसी बंदे से हुई होगी। इस तरह से वृंदा और सारथी जेल जाकर पुराने रिकॉर्ड्स को देखने लगते हैं। वृंदा को एक शॉकिंग बात पता चलती है और वो ये है कि जिस पुलिस ऑफिसर रघु ने वृंदा को पाल पोस कर बड़ा किया उसी रघु ने सत्या की भी परवरिश की। वृंदा फटाफट से अपनी माँ के पास जाकर सत्या के बारे में पूछने लगती है कि पापा ने इस सत्या को क्यों पढ़ाया, कौन है ये सत्या। इसकी माँ कहने लगती है कि ये सत्या और कोई नहीं तुम्हारा भाई है जो बचपन में बिछड़ गया था। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब रघु को वृंदा मिली थी उस दिन से लेते हुए वृंदा की फैमिली के बारे में तलाश करता रहा तो रघु को पता लग जाता है कि सत्या जेल में है। सत्या से मुलाकात करके पूछने लगता है कि सत्या तुम्हारी सजा तो पूरी हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी तुम यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई क्यों कर रहे हो? बाहर निकलो, मैं तुम्हारी देखरेख करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा तुमको। लेकिन सत्या को बाहर की दुनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। सो रघु को मना कर देता है, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। उसी रात टागुर सत्या से विश करने लगता है कि अगर तुम बाहर जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ बाहर आऊंगा, हम दोनों अच्छे से जिंदगी गुजारेंगे। तो टागुर के लिए सत्या रघु के साथ चला जाता है और जाने से पहले टागुर से मुलाकात करके अपने पास जो लकड़ियों वाली डॉल होती है ना वो टागुर को देता है। उसके बाद रघु सत्या को एक हॉस्टल में ज्वाइन करा के इसको पढ़ाने लगता है।
लेकिन सत्या रघु को बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहा होता, न इससे बात करता, न इसके गिफ्ट्स लेता। और उसी तरह बाहर आने के बाद सत्या को कुछ ऐसी चीजें नजर आती है जो भगवान के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे होते हैं। लेकिन टाइम के साथ सत्या भी धीरे धीरे चेंज होते रहता है, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता रहता और उसी तरह धीरे धीरे रघु के करीब भी होते रहता है। इन दोनों की अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है, जैसे बाप बेटे। खैर फाइनली जब सत्या की पढ़ाई खत्म हो जाती है तो रघु ठान लेता है कि वो सत्या को घर लाएगा, वृंदा से मिलवाएगा, उसकी बहन से। जब रघु और सत्या वापस अपने घर पर आ रहे होते हैं तो सत्या की फ्रेंड एक प्रॉब्लम में होती है। मतलब किसी मुस्लिम घराने में एक बंदे ने एक लड़की को प्रेग्नेंट करके भाग गया। अब मोहल्ले वाले ये सारा इल्जाम उस लड़की पर डाल रहे होते हैं। सो उसी की मदद करने के लिए सत्या वहाँ पर जाता है, जबकि वो लोग उस लड़की को मारना चाहते थे। सत्या उन सारे लोगों को समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो लोग सत्या और रघु को स्टैप कर देते हैं और इसी तरह उस लड़की को भी गला काट के मार देते हैं। उसी हादसे में रघु की भी मौत हो जाती है। वृंदा की माँ कहने लगती है, उस हादसे के बाद तुम्हारे भाई सत्या का क्या हुआ मुझे नहीं पता। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। लकीली उस हादसे में सत्या बच जाता है, मतलब कुछ लोगों ने इसको हॉस्पिटल में ज्वाइन किया होता है। तभी सत्या को ये बात पता चलती है कि रघु की मौत हो गई। सो इस हादसे के बाद सत्या उन लोगों से और नफरत करने लगता है जो लोग भगवान को मानते हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से रघु मर गया जो इसको एक जिंदगी दी। सत्या ऐसे ही लोगों को इकट्ठा करने लगता है जो लोग भगवान को नहीं मानते। सो कुछ लोगों के साथ मिलकर सत्या पहले उन लोगों को मार देता है जिन्होंने रघु को मारा, वही मुस्लिम घराने के लोग। उसके बाद सत्या ठाकुर को भी जेल से बाहर लाता है। बाद में ठाकुर के गांव पर जाकर उन लोगों को जहर देकर मार देता है जिन लोगों ने ठाकुर को मारने की कोशिश की, वही ब्लैक मैजिक करने वाले। और इसी तरह उनके पास वो जो बड़ा होता है ना कटायु, वो पक्षी ले लेता है ठाकुर। इस तरह से सत्या और ठाकुर काफी सारे लोगों को मारते रहते हैं। पहले एक बंदे को मारते, उसकी प्लेस पर जाते, वहाँ पर एक मास मर्डर्स करते। इसी दरमियान में सत्या आनंद नाम के एक बंदे को मार के उसकी प्लेस पर जाकर उसके फादर की देखरेख करते रहता है, वही जो लॉयर पैरालाइज हो चुका होता है। और जब वृंदा आनंद पर शक करने लगी तो सिंपैथी के लिए सत्या ने उस पैरालाइज वाले बंदे को भी मार दिया। खैर प्रेजेंट डे पर वृंदा ये सारी बात एसीपी को बताकर सत्या को ढूंढने के लिए कहती है। बाद में जब वृंदा पुराने फाइल्स चेक कर रही होती है तो उसकी एक शॉकिंग बात पता चलती है, मतलब वो पैरालाइज हुआ लॉयर का बेटा कब का मर चुका है, आनंद। वृंदा को सब कुछ समझ में आ जाता है, जिसका मतलब आनंद का असली नाम आनंद नहीं है, वही सत्या हो सकता है। वृंदा और सारथी फटाफट से आनंद के मतलब सत्या के ट्रस्ट पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक भी बंदा मौजूद नहीं होता, सारे लोग भाग चुके होते हैं। तभी वृंदा को ये बात याद आती है कि कुछ दिनों पहले इसने सत्या की गाड़ी में एक जीपीएस ट्रैकर लगाया था, तो इसको फॉलो करने लगती है। पता चलता है कि सत्या की गाड़ी गंगावरम में है। एसीपी को कॉल करके पूछने लगते हैं, क्या गंगावरम में कोई फेस्टिवल चल रहा है? एसीपी कहने लगता है, हाँ, हर साल उस मंदिर के पास काफी सारे भक्त आते हैं। पहाड़ के ऊपर एक ज्योति नजर आती है, उस ज्योति को देखकर उसी तालाब में स्नान करते हैं भक्त, लेकिन कुछ सालों से वो ज्योति नजर नहीं आ रही। तो पुलिस वाले सारे लोग गंगावरम पहुंच जाते हैं उस मंदिर के पास। दूसरी तरफ सत्या उन सारे भक्तों को मारने का एक जबरदस्त प्लान बना चुका होता है। मतलब जब वहाँ के भक्तों को ज्योति नजर आएगी, उसको देखकर ये सारे लोग तालाब में उतरेंगे, तब इन सारे लोगों की मौत हो जाएगी, ऐसा सेटअप बनाकर रखा होता है। वृंदा फटाफट से सत्या को तलाश करती रहती है। सत्या एक पहाड़ी पर होता है उस ज्योति को जलाने के लिए। सत्या को देखकर ये साची कहकर बुलाने लगती है। सत्या समझ जाता है कि वृंदा ही इसकी बहन है जो बचपन में बिछड़ गई थी। वृंदा सत्या को रोकने की कोशिश करने लगती है इमोशनली। सत्या कहने लगता है कि ऐसे ही लोगों की वजह से हम दोनों ने हमारी माँ को खो दिया, मैंने तुमको खो दिया। इस तरह से जब वो ज्योति को जलाने ही वाला होता है, तभी वृंदा सत्या को शूट करके मार देती है। अब भक्तों को ज्योति नजर न आने की वजह से डिसअपॉइंट होकर वापस अपने घर लौट चले जाते हैं। इस तरह से ये सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। तो सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।